हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फाइनल पार्ट, जो कि है हमारा पार्ट 4। आज है यूनिट्स एंड डायमेंशन का फाइनल पार्ट, जो कि है पार्ट 4। माई सेल्फ आफ्ताब पाशा खान, और आज मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फाइनल पार्ट कराने वाला हूँ। फाइनल पार्ट आज जो है चैप्टर जो है एंड हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो मेरे चैनल कैम्फी पे जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है अपलोडेड है। उस तीनों की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आपको जो है मिल जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है 2.8 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जब भी हम बात करते हैं डायमेंशंस की, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? देखिए, डायमेंशंस की मदद से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशंस की हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसके विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना, यही है डायमेंशंस। सो डायमेंशंस में हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के विद रिस्पेक्ट जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझेगा, ठीक है। ये तो हो गए 3 हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, बट हम मेनली इन 3 के बारे में बात करते हैं। करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? करंट को जो है हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, मोल को जो है हम MOL से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को हम केल्विन कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे। वो हमने यहाँ लिखा नहीं, बट आप समझ जाओ। बेसिकली इन तीनों की हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप 10 तक पढ़ते आए हैं दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी जो होता है 1 सेकेंड ना, थोड़ा मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। वेलोसिटी सबने पढ़ा है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, L से, ठीक है। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर हमसे कोई पूछे वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, वेलोसिटी के डायमेंशंस है L डिवाइडेड बाय T। क्या है? L डिवाइडेड बाय T। या हम और कैसे लिख सकते हैं इसे? थोड़ा मैं इसे नीचे ले सकता हूँ, हाँ। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? हाँ, इसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ? और I can write that L T to the power -1। इस तरह से भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, L T to the power L T to the power L T to the power -1। 1 सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। L T to the power -1। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। ये किसका डायमेंशन है? वेलोसिटी के डायमेंशन है। सो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा? LT -1 या L डिवाइडेड बाय T। अब हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन सबने पढ़ा है 10 तक। क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। क्या आपको वेलोसिटी के डायमेंशंस पता है? हाँ, मुझे पता है। इट इज इक्वल टू
L डिवाइडेड बाय T। अच्छा, क्या मुझे कोई बताएगा टाइम के डायमेंशंस? वो भी हो गए T, तो L डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाई बाय T, तो ये क्या हो जाएगा L डिवाइडेड बाय T स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा L डिवाइडेड बाय T स्क्वायर, या LT माइनस टू, LT माइनस टू। सो हमारे पास आ गया ये इसके डायमेंशंस। LT माइनस टू। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है m। अच्छा, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस आपने निकाली, क्या होगी मल्टीप्लाई बाय LT माइनस टू। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या हो गए MLT माइनस टू। क्या हो गया हमारे पास फोर्स के डायमेंशन MLT माइनस टू। ठीक है, सो आपने देखा किस तरह से जो है डायमेंशंस को जो है कैलकुलेट किया जाता है। फोर्स के डायमेंशंस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आ जाएंगे MLT माइनस टू। तो इस तरह से डायमेंशंस को कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, मुझे अगर कोई पूछे प्रेशर के डायमेंशंस बताओ, क्या आपको फोर्स के डायमेंशंस पता है? और जो डायमेंशंस होते हैं ना उसे याद नहीं करना, हाँ 2-4 याद हो जाते हैं वो अलग बात है। जैसे फोर्स मुझे याद हो गया MLT माइनस टू, वेलोसिटी LT माइनस, ये सब याद हो जाते हैं, बट याद करना नहीं। याद हो गए अच्छी बात है, बट याद नहीं करना, सॉल्व करना, चीज़ों को सॉल्व करना। जैसे प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, फोर्स के डायमेंशंस क्या है अभी हमने कैलकुलेट करा। अगर नहीं याद है फोर्स के डायमेंशंस तो कैलकुलेट कर लो, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स क्या हो गया हमारे पास MLT माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर, सो L स्क्वायर हो जाएगा ये। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस टू, ML माइनस 1 T माइनस टू, यही होगा आंसर। कैसे देखो, ये L से ये स्क्वायर गया और एक L बचा, एक L ऊपर गया, L माइनस 1। ओके, सो मैंने आपको डायमेंशंस निकालना सिखा दिया कि डायमेंशंस किस तरह से निकालते हैं। अब हम आ जाते प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? आइए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखते हैं। जब मैं कहता हूँ A इज इक्वल टू B, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि दैट A इज इक्वल टू B, यहाँ लिखा है दैट A इज इक्वल टू B। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? A इज इक्वल टू B का मतलब है दैट डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ B। मतलब जो डायमेंशंस B के होंगे वही डायमेंशंस A के भी होंगे। और दूसरी बात, जब आप दो यूनिट्स को ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो सो उन दोनों के डायमेंशंस भी सेम होने चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में मैं जब 5 लीटर वाटर में से 2 लीटर वाटर को माइनस करता हूँ सो मेरे पास आंसर क्या आएगा 3 लीटर वाटर। 3 लीटर वाटर। अब मैं ऐसा थोड़ी करता हूँ कि 5 लीटर में से 2 मीटर को माइनस कर दो सो आंसर, ऐसा थोड़ी होगा ना। यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होगी तो डायमेंशन सेम होंगे। आप लीटर में से केजी थोड़ी माइनस कर सकते हो, या केजी में से लीटर थोड़ी माइनस कर सकते हो, या आप लीटर में से मीटर माइनस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सब नहीं। जब भी आप दो चीज़ों को ऐड करते हो, जैसे मैं जब A को B के साथ ऐड करता हूँ
जब मैं a प्लस बी लिखता हूँ या a माइनस बी लगता हूँ, इसका मतलब ये है दैट a के डायमेंशन और b के डायमेंशंस सेम है। a के डायमेंशंस और b के डायमेंशंस जो है वो क्या है, वो सेम है। ओके अच्छा, अगर मान लो मेरे पास आपने 10 तक एक इक्वेशन पढ़ी, x इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस लिख दो या एक्स लिख दो, एस लिख दो या एक्स लिख दो, एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। काइनेमेटिकल इक्वेशन 10 तक थोड़ी सी बताते हैं आपको, फिर उसका डिटेल जो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में काइनेमेटिक्स में, वो बात छोड़ो। मेरे पास एक इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हमने ये पढ़ा है, अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, इसका मतलब a के जो डायमेंशंस है वो b के डायमेंशंस के इक्वल टू है कि नहीं। a के डायमेंशंस जो है वो b के डायमेंशंस के इक्वल टू है, राइट। सो जब मैं दो चीज़ों को ऐड करता हूँ तो उनके डायमेंशंस भी सेम होने चाहिए। अच्छा, मुझे पता है दैट x इज इक्वल टू l, डिस्प्लेसमेंट x जो है हमें डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये x क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ये जो u है, ये u क्या है, u क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है टाइम। सो वेलोसिटी में जब आप टाइम को मल्टीप्लाई करोगे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, l, तो ये भी l है, हाँ। और ये जो है एक्सेलरेशन को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, सो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फिर से l आ जाएगा, है कि नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर। सो इसके भी डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, l आ जाएंगे, ठीक है। सो क्या हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, हाँ डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि a इज इक्वल टू बी और a इज इक्वल, मतलब ये जो है इसके इक्वल है और ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। बट एक्चुअल में जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबको पता है। सो ये स्टेटमेंट यही कहना चाह रहा है दैट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट हो। Thus, a dimensionally correct equation need not to be actually an exact correct equation, but a dimensionally wrong equation is always wrong. मतलब अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट ही हो। जैसे इस केस में ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट क्या ये करेक्ट इक्वेशन है, नहीं। हमें तो फॉर्मूला याद है दैट x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है बट एक्चुअली करेक्ट नहीं है। बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, तो वो एक्चुअल में भी करेक्ट नहीं होगी। बस यही बात यहाँ दे के रखी हुई है। अब आप समझ गए ये बात। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरह से आंसर होगा। जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दे के रखिए और उसकी एक इक्वेशन दे के रखिए, A इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्स ए प्लस प्रेशर, ऐसा कुछ हमें दे के रखा है। वेर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, ये जो एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें पूछा गया है कि ए क्या है, कैसे निकालोगे। ए क्या है हमारे पास,
बहुत इजी निकाल लो। देखो हमने क्या पढ़ा था, दैट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर हम ए को बी के इक्वल लिखते हैं, दैट ए के जो डायमेंशन है वही बी के डायमेंशन है। अच्छा, जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए दैट दोनों के जो डायमेंशन है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम ए को प्रेशर के साथ ऐड कर रहे हैं, मतलब जो डायमेंशंस प्रेशर के हैं वही डायमेंशंस ए के हैं। सो हम लिख सकते हैं दैट डायमेंशंस ऑफ प्रेशर is equal to dimensions of A, है कि नहीं? जो ए के डायमेंशन है वही इसके डायमेंशन हो गए। सो प्रेशर के डायमेंशंस क्या है, अभी निकाला हमने प्रेशर के डायमेंशन, अभी कैलकुलेट किया। क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल टू, इट इज़ इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो ए के जो डायमेंशंस है वही प्रेशर के भी डायमेंशंस हो गए। सो इस तरह से हमने जो है कैलकुलेट किया, एम एल माइनस वन। ठीक है, सो जो डायमेंशंस ए के हैं वही प्रेशर के हैं और वही इसी के हैं। ओके, सो इस तरह से कैलकुलेट करना। कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग? चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या रखा है, दैट देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर फॉर्मूले के आप डायमेंशंस निकाल सकते हो। अभी बहुत सारे फॉर्मूले जिनके हमें डायमेंशंस आने चाहिए कैलकुलेट करना, बट अभी तक आपने फिज़िक्स पूरी पढ़ी नहीं है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक पूरी फिज़िक्स नहीं पढ़ी। सो आपको थोड़ी पता होगा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, 6 पाई नीटा आर वी। तो या फिर जो है बहुत सारे जो है फार्मूलाज है जो आपको पता नहीं है। तो सबके डायमेंशंस जो है हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में सीखेंगे। ठीक है, सबके डायमेंशंस जो है हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में सीखेंगे। अगर मैं आपको यहाँ क्या सिखा रहा हूँ कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, अगर आप सीख गए डायमेंशंस कैसे निकालते तो आप किसी भी फार्मूला के जो है डायमेंशंस निकाल सकते हो, अगर आपको फार्मूला याद है। सो ये आप समझ गए। अब यह कंडीशन क्या देखे रखी इस क्वेश्चन में, अगर हमारे पास y जो है वो फोर्स है और x जो है वो वेलोसिटी है। सो हमें पूछा गया है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब हमें y को 3 बार x से डिवाइड करना पड़ेगा। पहली बार डिवाइड करोगे मतलब पहला डेरिवेटिव y डिवाइडेड बाय x, दूसरा डेरिवेटिव मतलब क्या, इस y डिवाइडेड बाय x को आपने x से डिवाइड किया। सो y डिवाइडेड बाय x को x से डिवाइड किया। थर्ड डेरिवेटिव बोले तो y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर को आपने फिर से x से डिवाइड किया। सो ये क्या हो गया हमारे पास, इट इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो ये क्या हो गया हमारे पास, y डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो ये थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास हो गया। थर्ड डेरिवेटिव आप समझ गए, 3 बार डिवाइड करना है। सो थर्ड डेरिवेटिव के क्या क्या डायमेंशंस हो गए वो हमसे पूछा है, तो निकाल लो भाई। y क्या है, फोर्स। सो फोर्स के डायमेंशंस क्या है, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या है, l टू द पावर 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एम एल माइनस 2 टी माइनस 2। सो ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। सॉरी वन सेकेंड। x क्या है हमारे पास, x तो वेलोसिटी है ना, x लिखा है तो मुझे लगा डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, x जो है हमारे पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होता है, एल टी
-1। अच्छा, x के ऊपर पावर क्या है 3, सो ये क्या हो जाएगा 3। अब बताओ आंसर क्या होगा। अब आंसर हो जाएगा हमारे पास m l - 2 t - 1। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करो, इसको भी इधर शिफ्ट करो और इसको भी जो है इधर। सो थर्ड डेरिवेटिव क्या हुआ, थर्ड डेरिवेटिव हुआ हमारे पास ये, समझ गए, वेलोसिटी था वो। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दो एग्जाम्पल्स और हैं। एग्जाम्पल 2.15 में क्या दिया है, दैट लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन, उन्होंने एक इक्वेशन दे दी है, दैट ½ mv² = mgh, ½ mv² = mgh। सो लेट अस कंसिडर ½ mv² = mgh। हमें पता है ½ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी और mgh क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है दोनों एनर्जी है, और एनर्जी के डायमेंशंस तो सेम ही हो गए, एनर्जी के डायमेंशंस तो सेम ही हो गए, हमें पता है, ये समझ गया। बट आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, देखते से ही समझ गया मुझे कि दोनों के डायमेंशंस करेक्ट है। बट हम थोड़ा सा आपको पढ़ाने के उससे आए हम, तो आपको पढ़ाएंगे। वेयर m इज़ द मास, v इज़ द वेलोसिटी, g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज़ द हाइट, चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, मास का क्या होगा m। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है lt - 1, तो स्क्वायर है वेलोसिटी पे तो स्क्वायर कर दो। फिर मास क्या होता है m होता है। अच्छा, g क्या होगा, g इज एक्सेलरेशन, सो g क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा lt - 2, और h क्या हो जाएगा l, सो ये ओवरऑल gh क्या हो जाएंगे हमारे पास L2t - 2, सीधा मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया गया है। सो जब हम देखते हैं दोनों की इक्वेशन ml2t - 2 और इसका भी क्या है ml2t - 2, सो दोनों के डायमेंशनल फार्मूला तो सेम है। सो इसका मतलब ये है दैट डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS आर सेम, हैंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 2.6 देखे रखा है, दैट द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल। हमें पता है एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, एनर्जी की SI यूनिट जो होती है वो होती है हमारे पास जाउल। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन, एक सेकेंड ना मैं इसको अच्छे से और थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा और बड़ा, ताकि आपको ये दिखे। अब आपको दिख रहा होगा आया हो। सो हमारे पास देखिए क्या रखा है, दैट एनर्जी की SI यूनिट जो है जाउल है। जाउल क्या होता है, kg m²/s², kg m²/s²। कैसे आया देखो, वर्क क्या होता है, वर्क होती है एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो होती है वो जाउल होती है। ठीक है, सो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हमने kg रखा, एक्सेलरेशन होता है m/s², मल्टीप्लाई बाय ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर। तो ये क्या हो गया हमारे पास kg m²/s²। सो ये हो गया हमारे पास आंसर हमारा। kg m²/s²। समझ गए आप, kg m²/s²। ये कुछ ऐसे आया। ठीक है, क्या लिखा है, दैट स्पीड ऑफ वेलोसिटी, द स्पीड को हमने v से डिनोट किया है ऐसे। हाँ, स्पीड जो होती है वो होती है m/s, अभी हमें पढ़ा। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है वो आपको समझना है।
वो समझने के लिए आप हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें आप समझ जाओगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नंबर होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन होती है। सो स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। सो स्पीड और वेलोसिटी का मैंने आपको फ़र्क समझा दिया, नेक्स्ट चैप्टर में भी हम करेंगे। सो स्पीड हो गया ये, एंड एक्सेलरेशन ए इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? सो हमारे पास क्वेश्चन ये है, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड, स्पीड है मीटर पर सेकेंड, जाउल है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन ये है डैट विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी के गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट। हमें क्या दे के रखा है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू रूल आउट द डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट टू बी करेक्टेड। अच्छा, ये बोल रहा है दैट कौन सा इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। सो बहुत ईजी है निकालना। देखो आंसर जो है वो हमारा ये है, आंसर जो है हमारे पास ये है, ए है, सॉरी बी है, हाफ mv स्क्वायर। और डायमेंशनली करेक्ट कौन सा और है? डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, डायमेंशनली ये भी करेक्ट है। अब निकालना है कि डायमेंशनली ये करेक्ट हुए कैसे। सो हम एक एक को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। पहले ए को सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू, ए क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमें दे के रखा है m स्क्वायर v क्यूब। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जाउल। और जाउल की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? जाउल क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। केजी क्या होगा? m। केजी क्या होगा हमारे पास? m। अच्छा, मीटर स्क्वायर क्या होता है? l स्क्वायर। ml/t-2 जो होता है हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, द डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml/t-2, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या ये इसके डायमेंशंस के साथ इक्वल है। सो m स्क्वायर देखे रखा है, वेर m इज मीटर, नो, वेर m इज मास, ओके। सो मास का क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। अच्छा, v क्या है हमारे पास? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? LT-1 का क्यूब। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? m2L3T-3। और ये क्या है? ml2T-2। ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। सो हम क्या कह सकते हैं? डायमेंशनली इनकरेक्ट। अच्छा, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बी हमारे पास था k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है कि नहीं? सो k क्या है? ml/t-2 इक्वल टू m क्या है? मास। और वेलोसिटी क्या है? LT-1 का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो गया? ml/t-2, ये है ml/t-2। मैंने क्या कहा था? ये करेक्ट है? हाँ करेक्ट है, मेरा दावा सही निकला, दैट इट इज़ करेक्ट। ये जो है हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, डी वाले पे आ जाते पहले। देखो डी में और बी में और डी में क्या फ़र्क है? नंबर का, और नंबर को हम कंसिडर में नहीं लेते। सो ये भी mv स्क्वायर है और ये भी mv स्क्वायर है, सो ये भी करेक्ट हुआ उस हिसाब से। चलो, k इज इक्वल टू ma। ma किसका फॉर्मूला होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स। अब फोर्स और एनर्जी ये तो गलत है, सो इट इज़ रॉन्ग, है कि नहीं? आप सॉल्व करके देख लेना। मास क्या होगा? m, और ये क्या? l
LT-2, MLT-2 is not correct डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। और इसकी बात करें तो ये तो है, ये तो जो है ये इक्वेशन तो करेक्ट है, बट ये जो है रॉन्ग है। सो ये पूरी इक्वेशन जो हो जाती है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो हमने सॉल्व किया, ई में जो है इसके डायमेंशंस जो है, मतलब हमने क्या पढ़ा था दैट जब हम दिस इक्वल टू दिस कहते हैं, मतलब ए इज इक्वल टू बी कहते हैं, तो बी के डायमेंशंस और ए के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। ठीक है, सो जब हम इनके डायमेंशंस देखेंगे ऐड करके तो वो सेम नहीं होंगे, है कि नहीं। इसके डायमेंशंस अलग हो जाएंगे और इसके डायमेंशंस पूरे अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो इट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, सो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अभी तक हमने बात कर ली थी डायमेंशनल इस वाले क्वेश्चन पे 2.16 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 2.10.2 जो है ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा दैट, मान लो एक एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लो इफ फोर्स, वेलोसिटी, टाइम वेर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। हमने क्या कर लिया, हमारी फिजिकल हमें पता है कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, 7 है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हमें पता है ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमने फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में अगर मान लो हमने कंसिडर कर लिया, देन व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। तो इसको कैसे करना है, इसका लिखे हुआ है, एक्चुअली मैं इसको मैंने लिख के लेके आया है, बट मैं आपको करके बताऊंगा कि आपको इसको किस तरह से करना है। सो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखोगे तब आपको समझेगा, आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा, मुझे भी पता है। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मैं आपको लिख के बताऊंगा तब आपको समझ आएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दे के रखा है दैट हमने जो है फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरह कंसिडर कर लिया है। ओके, हमने इन सबको जो है वेलोसिटी को, टाइम को और फोर्स को जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरह कंसिडर कर लिया है। अब हमें पूछ रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास बताओ। सो हमारा लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए दैट मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, ये हो गया। अब मास के डायमेंशंस क्या है, m1। मास के डायमेंशंस क्या है, m1। अच्छा, मास में लेंथ होती है नहीं, सो l का कोई कंट्रीब्यूशन है, नो, l का कंट्रीब्यूशन है 0। ठीक है, अच्छा, टाइम का कोई कंट्रीब्यूशन है, नो, टाइम का कंट्रीब्यूशन भी है 0, सिर्फ मास का कंट्रीब्यूशन है। सो हम लिख सकते हैं दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। अब हमने क्या कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब फोर्स के, वेलोसिटी के और टाइम के डायमेंशंस लिखेंगे। बट हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फोर्स को ब्रैकेट देना पड़ेगा। ये इसका करने का तरीका है। वेलोसिटी को b मान लिया और टाइम को जो है हमने c मान लिया। ठीक है, अच्छा,
क्या मुझे कोई फोर्स के डायमेंशंस बताएगा? हमने अभी करा है सॉल्व। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? mlt-2। अगर आपको याद भी नहीं है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो आपके पास आंसर आ जाएगा mlt-2। अच्छा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ए ब्रैकेट में। ओके, अब आप क्या करो, अब आप वेलोसिटी के डायमेंशंस पुट कर लो। सो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है? lt-1। इसको ब्रैकेट में रख दो, b से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, टाइम के डायमेंशंस क्या है? टाइम के डायमेंशंस तो t है, t1। सो ये कर दो आप c। ये कर लिया आपने। t ये हो गया, ये हो गया हमारे पास स्टेप 1। ये हो गया हमारा स्टेप 1। ओके, ये हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में देखो, स्टेप 1 तो हमारा ये हो गया। पहले तो आप लिख लो ऐसा, इस तरह से आप अरेंज कर लो। फोर्स को a की पावर दे दो, मतलब जो भी क्वांटिटीज़ को आप फंडामेंटल रखोगे उसको b रख दो और इसको c रख दो। और स्टेप 1 है आपको इस तरह से सबके डायमेंशंस लिख देने। स्टेप 2 क्या होगा हमारा? स्टेप 2 में आपको क्या करना है? चीज़ों को खोल देना है। खोल देना है मतलब क्या? आप क्या करो, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, m लिख दो। m के ऊपर क्या है? a है, ठीक है। अच्छा, l के ऊपर क्या है? a है प्लस b है। आपने क्या किया, इस m को a के साथ मल्टीप्लाई करा तो m के ऊपर a भी है। अच्छा, l के ऊपर a है और यहाँ पे भी तो l है, l के ऊपर b भी है, तो a प्लस b। अच्छा, t के ऊपर क्या है? t के ऊपर है, देखो यहाँ पे क्या है, t के ऊपर -2 है, माइनस b, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, और c। ओके, सो -2 है, -2a, एक सेकेंड ना, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? -2a, -2a माइनस b प्लस c। क्या आएगा? -2a माइनस b प्लस c, यही होगा। ठीक है, अब आपका स्टेप 4 क्या हो जाना चाहिए? स्टेप 4 जो है, सॉरी स्टेप 3 जो है आपका ऐसा होना चाहिए। अब आप क्या करो, जो आपका मास का डायमेंशंस था और जो आपकी जो फंडामेंटल यूनिट्स का डायमेंशन है, जिसे हमने मान लिया कि वो फंडामेंटल यूनिट्स है, उनको इक्वलाइज कर दो। जैसे m, ये जो m है इट इज़ इक्वल टू दिस, ये जो l है इट इज़ इक्वल टू दिस, और ये जो t है इट इज़ इक्वल टू दिस। ओके, सो a इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, a इज़ इक्वल टू 1। l के ऊपर पावर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में 0, सो 0 इज इक्वल टू a प्लस b। हमें पता है a इज इक्वल टू 1, सो हम लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b, सो वी कैन से दैट b इज इक्वल टू -1। b हो गया हमारे पास -1। उसी तरह आप जो है टाइम को भी कैलकुलेट कर पाओगे। कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ। टाइम को किस तरह से करना है? देखो, t इज इक्वल टू 0 देखिए जो है दे के रखा हुआ है,
0 इज इक्वल टू -2a माइनस बी प्लस सी। अभी हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, उस वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। सो 0 इज इक्वल टू -2a मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 1 प्लस c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो 2 प्लस 1 प्लस c इट इज़ इक्वल टू 0। सो c इज इक्वल टू -3, ठीक है। सो आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना बता दिया किस तरह से करना है। जब भी क्वेश्चन आए कि हमने फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कंसिडर कर ली, या हमने एक्सेलरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर कर ली, और हमने जो है एनर्जी को जो है फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट कंसिडर करा, और आपको पूछा गया कि टाइम के डायमेंशंस निकालो, मास के डायमेंशंस निकालो, या किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालो। सो आपको इस तरह से पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखना है, पहला स्टेप, सबके डायमेंशंस लिखने हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, सबको खोल देना है। तीसरा स्टेप इक्वलाइज करना है LHS और RHS को, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया है उसी तरह का, आइए फिर से करते हैं। जिसको वो वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, इफ़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, टाइम को और मोमेंटम को हम कंसिडर करते हैं एज अ फंडामेंटल यूनिट्स। क्या देके रखा है, इफ़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, टाइम एंड मोमेंटम इज टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। सो स्टेप 1 क्या करना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम और मोमेंटम, और उनकी पावर आप लिख दो ABC, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक वाइट स्लाइड में समझते हैं। देखो आपने 10 तक ग्रेविटेशन पढ़ा है। फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। अच्छा, फोर्स क्या होता है, mLT-2 मल्टीप्लाई बाय L² डिवाइडेड बाय m1 क्या होगा, मास। अच्छा, m2 क्या होगा, वो भी होगा मास, इज इक्वल टू G। बस मैंने क्या किया है, G रख दिया, इसको इधर भेजा और इसको नीचे इधर भेजा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो हमारा आंसर आ जाएगा m-1 L3T-2 जो है हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है डायमेंशन है, ठीक है। सो आपको ये निकालना आ गया, ओके। मोमेंटम क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम होता है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या होता है, मास होता है m। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है, LT-1। सो इट इज इक्वल टू mLT-1 मोमेंटम, mLT-1। सो देखो यहाँ पे हमने मोमेंटम का डायमेंशंस लिखा है। देखो मोमेंटम के डायमेंशंस mLT-1, देखिए mLT-1 m1 L1 T-1। अच्छा, टाइम का डायमेंशंस क्या होगा, m0 L0 T1, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अभी कैलकुलेट किया। अच्छा, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, mLT-2। ये समझ गए आप। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, mLT सबको अलग अलग करना है, mLT। अच्छा, m के ऊपर पावर क्या है, -a + c। देखो a मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा, -a। अच्छा, m के ऊपर पावर क्या है, 1,
1 मल्टीप्लाई बाय सी क्या होगा, सिंपली सी। अच्छा, एल के ऊपर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय ए, इट इज़ 3a। 1 मल्टीप्लाई बाय सी, इट इज़ सी। और टाइम को जो है हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। किस तरह से करना है आप समझ गए। चलिए तो एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरह से होगा। हमने क्या कहा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, टाइम एंड मोमेंटम। टाइम एंड मोमेंटम, ओके। पहला स्टेप क्या था, सबके ऊपर ए बी सी करके पावर दे दो। पहला स्टेप क्या था, सबके ऊपर ए बी सी करके पावर दे दो। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, सबके डायमेंशनल फॉर्मूलेस को लिख लो। सो आप क्या करो, एम एल टी माइनस 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m माइनस 1 लिख लेते हैं यहाँ, m माइनस 1 l 3 t माइनस 2, t माइनस 2, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आप क्या कर लो, ब्रैकेट रख दो और a से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, t के ऊपर क्या है, t के ऊपर है b। अच्छा, मोमेंटम का क्या था फॉर्मूला, m l t माइनस 1 के ऊपर पावर c। ये हो गया, इतना आपको समझ आ गया। अब आप क्या कर दो, सबको इक्वलाइज कर दो। अच्छा, m इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं दैट 1 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ए प्लस सी, ओके। सो हम ये भी लिख सकते हैं दैट सी माइनस ए इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं ना। माइनस ए प्लस सी कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू सी माइनस ए, इट इज इक्वल टू 1, ओके। एल की पावर 1 है, 3a प्लस सी इट इज इक्वल टू 1, 3a प्लस सी इज इक्वल टू 1। अच्छा, टाइम के ऊपर क्या पावर है, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस बी माइनस सी, इट इज़ इक्वल टू माइनस 2। जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। बट आपने टेक्निक समझा किस तरह से करना है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो इस तरह से सॉल्व करना है, ओके। चलिए एक और हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा, तो ये आपको खुद से एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। ये बहुत इजी है। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नए टॉपिक पे, दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। अब हम आ जाते हैं हमारे नए टॉपिक वर्नियर कैलिपर पे। देखो वर्नियर कैलिपर क्या होती है, वर्नियर कैलिपर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, एक ऐसी स्केल है जिसमें एक वर्नियर स्केल होती है और जिसमें जो है एक मेन स्केल होती है। क्या क्या होता है, वर्नियर स्केल होती है और मेन स्केल होती है, ठीक है। अच्छा, वर्नियर कैलिपर से मेज़र कैसे किया जाता है, हाउ टू मेज़र विथ वर्नियर कैलिपर। तो ये एक स्केल है और ये जो स्पेस देख रहे हो इसमें जो है आप कुछ भी मेज़र कर सकते हो। जैसे मुझे देखना है कि एक एप्पल का डायमीटर कैसा है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, एक एप्पल रख दो, या मुझे एक पीस ऑफ चॉक का मुझे साइज़ देखना है, तो ये हो गया हमारा चॉक।
या सिलेंडर का साइज़ देखना है, या मुझे देखना है दैट इस फ़ोन का साइज़ कितना है, तो इस फ़ोन को मैं यहाँ रख दूँगा, ठीक है, इस फ़ोन को मैं यहाँ रख दूँगा। सो यहाँ पे जो है हमारा जो भी जिस चीज़ को भी हमें मेज़र करना है वो यहाँ रखी जाती है। फाइनल रीडिंग कैसे देते हैं उसका एक फॉर्मूला जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो हमें क्या करना पड़ता है, हम ये देखते हैं कि मेन स्केल पे जो है हमारी रीडिंग क्या आ रही है। सो मेन स्केल पे जो हमारी रीडिंग आ रही है वो है 27 mm। वो क्या है 27 mm। और फिर हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है। देखो मेन स्केल रीडिंग तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ गई। जो इसके साथ जो इसका कॉन्साइड हो रहा है पार्ट वो हो गया हमारे पास मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैसे करते हैं कैलकुलेट, जब भी हम वर्नियर स्केल लेते हैं, ठीक है, वर्नियर कैलिपर हम जब लेते हैं तो हम देखते हैं कि मेन स्केल वर्नियर स्केल की किस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही है। मेन स्केल वर्नियर स्केल की किस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही है। तो ये जो मेन स्केल है ये वर्नियर स्केल के साथ 0.75 mm वर्नियर स्केल रीडिंग पे कोइंसाइड कर रही है। मतलब इनकी लाइन है, जब इसकी लाइन और इसकी लाइन जुड़ जाए, तो वो जो लाइन है वर्नियर स्केल की जो लाइन है उस लाइन को हम वर्नियर स्केल रीडिंग कंसिडर करेंगे। वर्नियर स्केल की वो लाइन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर जाए उस लाइन को हम वर्नियर स्केल रीडिंग कहते हैं। जैसे इस केस में 0.5 जो है वो MSR के साथ मतलब मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये जो वैल्यू है वो हो गई हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ओवरऑल फाइनल रीडिंग क्या होगी, इट इज़ MSR प्लस VSR। सो MSR क्या हुआ 27 और ये क्या हुआ VSR जो हुआ वो हमारे पास हुआ 0.75। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 27.75, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब समझा है। हम यहाँ सिंपल भाषा में लिख दें वर्नियर स्केल क्या होता है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, वो वाली रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग मीन्स वो वाली रीडिंग या वो वाली रीडिंग जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हो, कोइंसाइड कर रही हो, वो है VSR, दैट इज वर्नियर स्केल रीडिंग। सो वो वाली वर्नियर स्केल पे वो वाली लाइन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है उस वाली लाइन को हम वर्नियर स्केल रीडिंग कहेंगे। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये जो 7.5 है ना, ये 7.5 ये दिख रहा है, ये 7 है, ये 7.5 है, ये इसकी लाइन के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रही है। देखो और जूम करके मैं आपको बताता हूँ, देखो दिख रहा है, देखो बाकी लाइंस देखो कोइंसाइड कर रही है, ये इसके साइड नहीं कर रही। देखो ये यहाँ है और ये यहाँ है, कोइंसाइड हो रही है नहीं, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ये कोइंसाइड कर रही है नहीं, ये वाली लाइन परफेक्टली कोइंसाइड कर रही है। सो वो वाली लाइन जो वर्नियर स्केल की वो वाली लाइन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है उसे हम वर्नियर स्केल रीडिंग कहेंगे। और मेन स्केल रीडिंग तो यहाँ से पता चल जाएगा, ये कितनी है 2.5, 2.6, 2.7। तो ये क्या हो गई हमारे पास, जो इसके साथ जो है आ रही है लाइन करीब करीब की, वो हो गई हमारे पास मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग भी mm में होती है और वर्नियर स्केल रीडिंग भी mm में ही होती है, मिलीमीटर में होती है। सो आप समझ गए ये वाली बात। अच्छा, वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आइए मैं आपको बताता हूँ।
देखो इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट इन वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। क्या है फॉर्मूला? 1 MSD माइनस 1 VSD इज द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट। ठीक है, सो अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है, लीस्ट काउंट मुझे निकालना है, सो मैं लीस्ट काउंट कैसे निकालूँ? आइए एक क्वेश्चन के रूप से मैं आपको, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। आपके पास क्या दिया है? दैट 8th वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ 10th वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 MSD की वैल्यू आपको दे के रखिए। सो हम हमारा फॉर्मूला लिख देंगे, दैट लीस्ट काउंट, LC से मैं डिनोट करता हूँ लीस्ट काउंट को, इट इज़ इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा, क्या मुझे VSD पता है यहाँ? नहीं, मुझे VSD नहीं दे के रखी, मुझे MSD दे के रखी। MSD इज इक्वल टू 1 mm, तो VSD तो दे के नहीं रखी है। सो हम क्या करेंगे? VSD को MSD में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? हम एक साइड में जो है करते हैं, ये सब साइड में जो है हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, क्वेश्चन में क्या दे के रखा है? दैट 10th वैल्यू ऑफ VSD इज कोइंसाइडिंग विथ MSD। विथ विच MSD? विथ 8 MSD। 8 MSD के साथ 10th VSD जो है कोइंसाइड करना है। तो एक VSD के साथ कितने MSD जुड़ेंगे? X MSD है कि नहीं? एक VSD के साथ जो है X MSD जुड़ेंगे। ठीक है, सो X की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 10 MSD। कैलकुलेट किस तरह से किया? ये हमने कैलकुलेट किया, राइट? इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। यूनिटरी मेथड, 10 VSD 8 MSD के साथ है, 1 VSD X MSD के साथ है, तो 1 VSD इज इक्वल टू X MSD, 1 VSD इज इक्वल टू X VSD। सो लिख लो, एक VSD क्या हो गया हमारे पास? 8/10 MSD। अच्छा, 1 MSD क्या है? 1 MSD ही रहेगा। ठीक है, 1 VSD की वैल्यू आपको पता है 1 mm माइनस, रुको पहले आप 1 MSD में से 8/10 MSD को माइनस करो। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ये 10 इधर क्या, 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाय 10 MSD। 1 MSD क्या है? 1 mm। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2/10 मल्टीप्लाई बाय 1 mm इज इक्वल टू 0.2 mm। ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया, अरे भाई, ये क्या हो गया हमारे पास? हमारा आंसर लीस्ट काउंट निकालने का। अब आपको तो यहाँ MSD देखे रखा गया था, VSD नहीं देखे रखा गया था, तो आपने VSD को MSD में कन्वर्ट कर लिया। अब हो सकता है आपको MSD ना दे, सिर्फ VSD दे, तो सेम मेथड करना है, सेम मेथड अप्लाई करना है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसी है। Question is that 10th value of VSD is coinciding with 7th value of MSD in vernier caliper। एक VSD की वैल्यू देखे रखी है, आपको MSD की वैल्यू देखे नहीं रखी हुई। लीस्ट काउंट क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा, MSD आपको देके नहीं रखा गया है, VSD देके रखा गया है, तो आप MSD को VSD में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? देखो, हमारे पास देखे रखा है दैट 10 वैल्यू ऑफ VSD इज कोइंसाइडिंग विथ 7th MSD। अच्छा, फिर 1 MSD के साथ कितने VSD जुड़ेंगे?
एक्स वी एस डी। अच्छा, सो एक्स इज इक्वल टू 10/7 वी एस डी, है कि नहीं? अब आप क्या करो, x की वैल्यू आपको पता चल गई, x की वैल्यू आपको पता चल गई, पुट कर दो। अब आप हम कह सकते हैं दैट 1 MSD इज इक्वल टू x VSD। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10/7। ओके, सो हम 10/7 सो हम क्या करेंगे, 1 MSD क्या है हमारे पास x VSD माइनस 1 VSD। अच्छा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10/7 VSD माइनस 1 VSD। ओके, ओके, सो 10/7 इज इक्वल टू 3/7 VSD। 10/7 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3/7 VSD। अच्छा, VSD क्या है 1 VSD क्या है हमारे पास 0.2 mm। ओके, सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.0857 mm। अरे ये क्या आ जाएगा हमारे पास mm। ओके, सो इस तरह से जो है आपको कैलकुलेट करना था। ये आ गया आपके पास आपका फाइनल आंसर, लीस्ट काउंट का फाइनल आंसर। इस तरह से कैलकुलेट करना था। अब हम क्लास के एंड पे आ रहे हैं, लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक समझ गए, एमएसडी को वीएसडी में कैसे कन्वर्ट करना है, वीएसडी को एमएसडी में कैसे कन्वर्ट करना है वर्नियर कैलिपर में। अब आ जाते हैं स्क्रू गॉज पे। देखो स्क्रू गॉज में क्या होता है, देखो स्क्रू गॉज कुछ इस तरह से दिखता है। स्क्रू गॉज में भी सेम हम जो है, जैसा हमें एप्पल को मेज़र करना है इसकी डायमीटर को, सो इस तरह से यहाँ रख दो और आपको पता चल जाएगा। आपके पास ये यू शेप, यू फ्रेम होता है इसमें, ये इसको हम एनविल कहते हैं। ये जो रोटेट होता है, अब मेरे पास स्क्रू गॉज है नहीं तो मैं आपको करके बताता था। ये देखिए यहाँ लाइनिंग्स दिख रही है, ये होता है हमारे पास स्पिंडल, इसमें होती है हमारी मेन स्केल और ये होती है हमारे पास सर्कुलर स्केल, और ये जो है ना इसको हम कहते हैं स्लिव, और ये होता है हमारे पास थिम्बल, और ये होता है आपके पास रैशिट। ओके, अभी आपको ये आपकी 11th की एक्सपेरिमेंट में कराया जाएगा कि किस तरह से आप देखोगे आपके लैब में फिज़िक्स के। सो आपको जो है मेन क्वेश्चन आता है कि स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। सो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। पिच क्या होता है, पिच इज वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास पिच। पिच आपको दे के रखी होगी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लीनियर स्केल, और नीचे आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो इस तरह से आप लीस्ट काउंट जो है कैलकुलेट करते हो, ठीक है। आ जाते इस क्वेश्चन पे, हमारा स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट एरर का फॉर्मूला क्या है, LC इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, राइट। ये हमें फॉर्मूला पता है। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है दैट अ स्क्रू गॉज हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, ठीक है, ओके, एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट सर्कुलर स्केल, व्हाट इज द पिच। अरे रे इतना इजी क्वेश्चन, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 50 इट इज़ इक्वल टू पिच। सो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 mm इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। इतना इजी क्वेश्चन आता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर समझ में आए तो। ये डिफ़िकल्ट की कैटेगरी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट अ स्क्रू गॉज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर। हमने क्या की, एक वायर ली और उस वायर का डायमीटर मेजर किया, मतलब वो जो हमारा था ना, किस तरह का था, यहाँ पे हमने हमारी वायर रख दी और इसका ये जो डायमीटर है ये हमें कैलकुलेट करना है। सो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे? मेन स्केल रीडिंग जो है वो 0 mm है कि नहीं, अभी हम कुछ कंसिडर नहीं कर रहे, मेन स्केल रीडिंग को अभी हम 0 रख रहे हैं। जब हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग देखी तो हमारा आंसर आया 52 डिविजन्स। कितना आंसर आया? 52 डिविजन्स। जब हमारी वैल्यू 100 डिविजन्स आती है, कंडीशन ये देखे रखिए दैट जब हमारी वैल्यू 100 डिविजन्स आती है तब मेन स्केल रीडिंग जो होती है 1 mm होती है। तो हमें जो है मेन स्केल रीडिंग निकालनी है जब 52 डिविजन्स हो। जब 52 डिविजन्स हो तभी तो हमें डायमीटर पता चलेगा। सो किस तरह से निकालोगे? देखो, जब 100 डिविजन्स है सो हमारे पास जो वैल्यू है मेन स्केल रीडिंग की वो 1 mm है। जब 52 डिविजन्स हो गए सो तब हमारी वैल्यू क्या होगी, वही हमें कैलकुलेट करना है, वो हमारी XMM होगी। सो XMM, X की जो वैल्यू है X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? X इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 100 mm। सो X की वैल्यू जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी हमारे पास 0.52 mm। ये क्या आ जाएंगे? 0.52 mm। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ हमारा डायमीटर ऑफ अ वायर। सो डायमीटर ऑफ अ वायर कैसे निकाला आपने? 100 mm जब 100 डिविजन्स हो गए तब 1 mm शो होगा। जब 52 डिविजन्स हो गए कितने mm शो होगा? यूनिटरी मेथड। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हम जो है हमारी क्लास को जो है एंड करते हैं। हम हमारी क्लास को जो है इसी के साथ एंड करते हैं और हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। ओके, अब आपको क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, कमेंट्स करना है और लाइक भी करना है सेशन को। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। और आपको जो चैप्टर चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो हो सके तो मैं वो चैप्टर आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। सो आपको कमेंट करना है नीचे। और आपके CBSE के टर्म 2 भी आ रहे हैं, क्लास 12th CBSE के टर्म 2 नहीं, सॉरी, टर्म 1 आ रहा है आपका। टर्म 1 आ रहा है, क्लास 12th CBSE का टर्म 1 आपका आ रहा है। सो आप चाहते हैं कि मैं टर्म 1 अगर डालूँ, सो आप कमेंट में लिखिए हाँ। ओके, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो भी आप कमेंट में करिए, उस हिसाब से जो है क्लासेस होगी। क्या कमी लगी आपको या क्या आपको अच्छा लगा वो सब आप मुझे कमेंट में बताइए, उस पर पूरा काम किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।